प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हो कि इस बार लोक शिक्षण संचालनालय और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने संयुक्त रूप से क्लास 9 से 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए एक प्रश्न बैंक निर्मित की है और ये संभावना जताई जा रही है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी प्रश्न बैंक में से आना है। तो आज हम उसी तारतम्य में 11th क्लास के सेकंड यूनिट, दैट मीन्स सेकंड चैप्टर, समतल में गति को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें से एक ओटी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आना है और एक प्रश्न 2 मार्क्स का मतलब छोटे अंकों में पूछा जाना है और एक आपको बड़ा प्रश्न, दैट मीन्स लगभग 5 मार्क्स में पूछा जाना है। तो ध्यान रहे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से आपको करना है, ओटी किस प्रकार से करना है, अपन उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये आपके सामने हमने जो है वो सेकेंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बताया हुआ है। आप इसको ज़रा ध्यान से देख लें कि इसमें से आपको कौन से ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से करना है। साथ ही ये भी ध्यान देना है कि कौन सा बड़ा प्रश्न इसमें से तैयार करना है। तो सबसे पहले अपन डिस्कशन कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर, मतलब ओटी पर। आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं इन पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिएगा ध्यान से। सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह, मतलब इस ऑप्शंस में से ढूंढना है आपको कि कौन कौन सी सदिश राशि। देखो यहाँ देखो, ये दाब जो है ये अदिश राशि है, तो इसका मतलब ये समूह सही नहीं है, ठीक है। यहाँ त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग, त्वरण भी सदिश है, संवेग भी सदिश है, और किसी विशेष प्रयोजन के लिए जब क्षेत्रफल लिया जाता है तो ये भी सदिश है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये वाला आंसर सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो जड़त्व आघूर्ण जो है ये अदिश राशि है, तो ये वाला समूह सही नहीं है। या फिर दाब आ गया है तो ये वाला भी सदिश समूह नहीं है। तो आपको देखना है, या त्वरण जो है ये सदिश है, क्षेत्रफल सदिश है, संवेग सदिश है, बी वाला ऑप्शन रहेगा आपका। यदि किन्हीं दो सदिशों के परिणामी का परिणाम दोनों के परिणाम के योग के बराबर है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ दो सदिशों का योग पूछा जा रहा है, रिजल्टेंट पूछा जा रहा है। जब कभी भी दो सदिशों के बीच में कोई कोण बनता है तो आप फार्मूला याद रखना। वैसे अगर देख सको तो ये फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इस वाले फार्मूले को आपको इस्तेमाल करना है। इस वाले फार्मूले को यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो ये पूछ रहे हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। दो सदिश मतलब ए सदिश बी का परिणामी किसके बराबर हो रहा है, दोनों सदिशों के योग के बराबर, ठीक है। ये इनइक्वलिटीज तब फॉलो होती है जब उन दोनों सदिशों के बीच में जीरो का एंगल बनता है। यहाँ cos 0 लिखोगे तो फिर आपको मिलेगा cos 0 1, तो ये इनइक्वलिटी बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगी और होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये इनइक्वलिटी आ जाएगी। ध्यान रहे, दो सदिशों का योग अधिकतम तब होता है जब उनके बीच में जीरो का कोण बनता है। आपकी इनइक्वलिटीज हैं 4, वो देख लीजिएगा एक बार। एक तो यही है ना, लेस देन आर इक्वल, एक इनइक्वलिटी तो यही है आपकी। ये एक इनइक्वलिटी है आपकी वेक्टर ए वेक्टर बी का मॉड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जब 180 का एंगल बनता है एक दूसरे का, cos 180 -1 होता है। ये इनइक्वलिटी भी याद रखना आप। a प्लस बी जो है वो a माइनस बी और इनसे बड़ी होती है। एक 4 इनइक्वलिटीज आपको एनसीईआरटी में दी हुई हैं, आप देख लेना एक बार। मैं एक इनइक्वलिटीज और लिख रहा हूँ आपकी, वो भी देखें आप। एक और होती है वेक्टर मॉड वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी, ठीक। 180 का एंगल बनेगा तो अभी ये इनसे कम होगा, ध्यान रखना, तब ये आंसर रहेगा। और एक और इनइक्वलिटीज होती है, वो भी मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वेक्टर ए
का मॉड माइनस वेक्टर बी का मॉड, ये 4 इनइक्वलिटीज हैं, देख लेना। मैक्सिमम तभी रहेगा जब 0 का एंगल बनेगा। अगला दो सदिशों के बीच ये पैरेललोग्राम लॉ है, समांतर योग का समांतर चतुर्भुज नियम है, उसकी मदद से हम r = ये निकालते हैं, तो आंसर भी यही वाला रहेगा इसमें। दो सदिशों है ना, ये एक बड़े क्वेश्चन में भी तुम्हें तैयार करना है ना, समांतर चतुर्भुज नियम, योग का समांतर चतुर्भुज नियम बड़े क्वेश्चन में भी आपको तैयार करना है। अगला ऑब्जेक्टिव अधिकतम दूरी, मतलब क्षैतिज परास अधिकतम के लिए प्रक्षेप कोण कितने का होना चाहिए, ध्यान रखें। अधिकतम दूरी तक फेंकना है तो प्रक्षेप कोण 45 का होना चाहिए, और अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना है तो प्रक्षेप कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक, इनमें से किन जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान आता है? भैया आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि अगर किसी वस्तु को आप थीटा और 90 माइनस थीटा के कोण से फेंकते हो तो वो समान क्षैतिज परास पर जाकर के गिरती है। तो देखो, अगर हम यहाँ 50 के कोण से फेंकें और 90 माइनस 50 करोगे तो 40 आना चाहिए, यहाँ पे 40 नहीं है, दैट मीन्स ये आंसर नहीं है। यहाँ अगर आप 40 के कोण से फेंक रहे हो और 90 माइनस 40 करोगे तो 50 आएगा, दैट मीन्स ये आपका ऑब्जेक्टिव सही है। यहाँ देखो, 50 के कोण से फेंकोगे, थीटा 50 का रखोगे, 90 माइनस 50 करोगे तो 40 आना चाहिए, यहाँ पे 40 नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है। हाँ, 40 से अगर फेंक रहे हो तो 90 माइनस 40 करोगे तो यहाँ 50 आना चाहिए, 45 आ रहा है, ये भी सही नहीं है, ये ऑप्शन सही होगा। मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा के कोण से जब किसी वस्तु को फेंका जाता है तो वो समान क्षैतिज परास पर जाकर के गिरते हैं। अगला अदिश राशि वह है जो किसी भी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है। नहीं, ये अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हो अप्रत्यास्थ संगठन में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, जबकि गतिज ऊर्जा अदिश राशि है। कभी ऋणात्मक नहीं होती, ये भी अपने आप में सही नहीं है। आवेग जो है वो अदिश राशि है और वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, विमाहीन होती है, ये भी अपने आप में बात सही नहीं, क्योंकि द्रव्यमान अदिश राशि है और उसकी विमा होती है, एम लिखते हैं हम अपन। उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है, चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न। ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। आप तो इतना याद रखना कि अदिश राशि हर गणितीय संक्रिया में अपना मान नियत रखती है, समान रखती है, तो यह आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगला एक वाक्य में आंसर देना है। शून्य सदिश किसको कहते हैं? सीधा सीधा लिख लो भैया, जिसका परिणाम शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहते हैं। ठीक, यहाँ और एक ध्यान रखना, एकांक सदिश की परिभाषा भी पूछी जा सकती है, तो एकांक भी याद रखना, यानी जिसका परिणाम जो है वो एक होता है। प्रक्षेप किसे कहते हैं? तो आप लोगों को प्रक्षेप गति में जिस वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है, फेंका जाता है, उस वस्तु को ही प्रक्षेप कहा जाता है। सॉरी, प्रक्षेप किसे कहते हैं ना, तो जिस पर्टिकुलर, अगर बॉल फेंक रहे हो तो बॉल प्रक्षेप हो जाएगी, अगर वॉलीबॉल फेंक रहे हो तो वॉलीबॉल प्रक्षेप हो जाएगी, और अगर कोई पत्थर फेंक रहे हो तो पत्थर प्रोजेक्ट हो जाएगा, गोली चल रही है बंदूक से तो वो प्रक्षेप हो जाएगी। किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश को लिखिए, तो यह एकांक सदिश का सूत्र लिख दो। एकांक सदिश को एक कैप से दर्शाते हैं, सदिश ए में मॉड ए ले लो, सदिश मॉड है, ये एकांक सदिश का है। अभिकेंद्री त्वरण का सूत्र कोणीय वेग के पदों में लिखिए। अभिकेंद्री त्वरण के मैं 3 फार्मूले लिख लेता हूँ, लेकिन यहाँ कौन सा लिखना है वो ध्यान रखना। अभिकेंद्री त्वरण होता है A = v ओमेगा, एक होता है A = v²/r, और अगला होता है, क्योंकि v = ओमेगा r होता है, तो होता है ओमेगा²r। तो A यहाँ आपको लिखना है A = ओमेगा²r, क्योंकि कोणीय वेग के पदों में पूछा है, कोणीय वेग होता है ओमेगा, r त्रिज्या वेग की। ठीक, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लिखिए, तो ये आपको खुद को तैयार करना है। आप जानते किताब में देखिएगा क्या कहते हैं कि अगर कोई दो सदिश परिणाम और दिशा में किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो उनका परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा से प्रदर्शित किया जाता है विपरीत क्रम में। जैसे एक सदिश ये, एक सदिश ये ए, ये बी, तो इनका परिणाम आ जाएगा ऐसा, विपरीत क्रम में, यहाँ से। ठीक है, A + B, ये त्रिभुज है आपका। ठीक, किसी सदिश A को किसी XY समतल में वियोजित करके लिखिए। बाट किसी भी सदिश को
दो या दो से अधिक सदिशों में बांटने की जो प्रक्रिया है वो वियोजन कहलाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप देखें ऐसा लिख सकते हैं। ये एक्स वाई तल बना लो, एक्स वाई, ये कोई एक सदिश है, ये ओरिजिन है, ओपी स्थिति सदिश है, इसको हमने यहाँ पर एक नॉर्मल डाल दिया। ये अगर थीटा कोण से लिखा है तो एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा, इसको ए एक्स लिखते हैं और इसको ए वाई लिख देंगे, यानी यहाँ से नॉर्मल डाल दो इसके ऊपर एन, तो ये पैरेलल लिख दिया अपन। तो ए एक्स ए वाई सदिश ए के घटक कहलाते हैं और इसको अपन सदिश रूप में इस प्रकार से लिखते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये सदिश रूप में लिखने का तरीका। वैसे आपको मैंने एक बात और बताई थी, यहाँ ए एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। ए वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए साइन थीटा, देख लेना। ठीक है, एकांक सदिश किसे कहते हैं, तो वे सदिश जिनका मापांक एक होता है उसको अपन एकांक सदिश कहते हैं। आई जे और के क्या है, तो लिख देना आई एक्स अक्ष, जे वाई अक्ष और के जेड अक्ष के एकांक सदिश हैं। और ऐसे लिखा जाता है इनको, जैसे मान लीजिए कि ए कैप लिखना है तो कोई एक वेक्टर जो एक्स दिशा में वो वेक्टर एक्स अपॉन मॉड एक्स, ऐसे ही आप इसको भी लिख देना जे को, जे कैप इज इक्वल टू हो जाएगा वाई वेक्टर वाई अपॉन मॉड वाई, के वेक्टर जेड अपॉन मॉड जेड, ऐसा भी लिख सकते हो। अदरवाइज केवल इतना लिख दो कि आई जे के जो है क्रमशः एक्स वाई और जेड अक्ष के एकांक सदिश है, जो केवल दिशा को बताते हैं। अक्षों एक्स वाई जेड के अनुदेश एकांक सदिश लिखिए। ये देखो, ये प्रश्न और ये प्रश्न, ये एकांक सदिश ऐसे लिखना है, एक्स अक्ष की दिशा में ये लिख दिया, वाई अक्ष की दिशा में जे लिख दोगे तो आप लिखोगे वेक्टर वाई अपॉन मॉड वाई। ठीक, ऐसे ही के जेड अक्ष की दिशा में लिखोगे तो के इज इक्वल टू जेड वेक्टर अपॉन मॉड जेड वेक्टर, ऐसे लिखोगे आप। ठीक, कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो भैया कोणीय वेग लिख दो, है ना। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं, है ना। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करेगी तब के लिए है ये आर त्रिज्या है। ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हो कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, कोणीय वेग कहलाएगी। और इसका सूत्र है, मैं कहाँ लिख दूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाद में इसको मिटाना पड़ेगा। ये होता है कोणीय विस्थापन, या तो आप लोग लिखते हो डेल थीटा अपॉन डेल टी, या फिर लिखते हो डी थीटा अपॉन डी टी, या सामान्य तौर पर लिख देते हो थीटा अपॉन टी। ये है कोणीय विस्थापन, ये है समय। और कोणीय विस्थापन इसको आप मेजर करते हो रेडियन में और इसको नापते हो आप समय में, है ना। तो रेडियन पर सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक, वृत्ति गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। तो भैया एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है और एक सेकंड में चक्रों की संख्या वृत्ति गति में आवृत्ति कहलाती है। इनके बीच में संबंध अगर स्थापित करना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आवृत्ति जो होती है वो 1/t टाइम। ठीक है, ये आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच में संबंध है। ठीक, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बड़ा प्रश्न आप लोगों को तैयार करना है, जो आप स्वयं तैयार करेंगे, मैं तो केवल हिंट दूंगा। क्या कह रहे हैं, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, तो आप कहते हो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में गति करते हुए पृथ्वी के अन्य स्थान पर जाकर के गिरती है। इस प्रकार की गति प्रक्षेप गति कहलाती है। पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी थीटा कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास के लिए सूत्र पे आता है। अब ये तुम्हें करना है। उड्डयन काल का फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, t इज इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला h इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तुम्हें प्रूव करना है, किताब नोट्स देखना आपने। और क्षैतिज परास का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक, अगला प्रश्न इन्हीं पर आधारित है कि 36 से थीटा इज इक्वल टू दिया है आपको 30 और एक प्रारंभ u दिया है 15 मीटर पर सेकंड फेंकी जाती है, तो इनकी गणना करना है। अधिकतम ऊंचाई मतलब इसमें रख दो, u 15 रख दो
साइन स्क्वायर थीटा 30 रख दो, साइन स्क्वायर कर, है ना। तो यहाँ आप चाहो तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, आपका पहले उड्डयन काल कर देता हूँ। टी इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, एच ही दे दो ना, पहला एच दिया है। एच इज इक्वल टू 15 गुणा 15, और साइन स्क्वायर करोगे 30 का, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, स्क्वायर करोगे तो 4, और जी का मान 2 इंटू 10, ये एच हल करना है इसको तुम। तो मेरे हिसाब से 10 से ये कटेगा, 2 2 4 4 और 4 दूना 8, ये आपकी जाएगी समथिंग 15.5 मीटर। कैलकुलेट आप करेंगे, है ना, इसको ना देखें, फार्मूला लिख दिया मैंने। उड्डयन काल यहाँ रख दो वैल्यू, ये वाली 2, टी इज इक्वल टू 2 इंटू 15 साइन 30 1/2 बटे 10, जी की वैल्यू है ना, 2 से 2 कट जाएगा, 15 से 10 को काटोगे तो 1.5 सेकंड आएगा उड्डयन काल। ठीक, क्षैतिज परास के लिए क्या करोगे आप, ये वाला फार्मूला लगाओगे, 15 गुणा 15 साइन 2 साइन 60 हो जाएगा, ठीक, बाय जी 10 हो जाएगा। और अगर आगे हल करोगे ना तो ये 15 गुणा 15 गुणा साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो ये 19.49 समथिंग मीटर में जाएगी। करके देखना आप, ये पॉइंट है भैया, हाँ करके देख लेना। वृत्तीय गति किसे कहते हैं, तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान अभिकेंद्री त्वरण के लिए आप लोग फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। मैंने अभिकेंद्री त्वरण का फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ये आपको स्टेबलाइज करना है, तो आप अपने नोट्स देखेंगे, अपने नोट्स के अकॉर्डिंग इनको करेंगे, ठीक है, ये आपके ऊपर है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल एप्लीकेशन कर दिया उन्होंने, उन उन्नयनों के लिए जिनका मान 45 से बराबर मात्रा या अधिक या कम है कि क्षैतिज परास बराबर होते हैं, इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो इसमें आपको वो वाला काम करना है जब किसी वस्तु को थीटा और 90 माइनस थीटा के कोण से फेंका जाता है तो उनका क्षैतिज परास समान आता है। आप एक काम करना, एक एंगल थीटा बराबर ले लेना 40, और 90 माइनस 40 करोगे तो कितने आएंगे, 90 माइनस 40 मतलब 50। तो इस फार्मूले में एक बार R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी में एक बार आप यहाँ 40 रखना। तो जब 40 रखोगे कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 80 अपॉन जी, क्योंकि 2 का गुणा करना है, 80 अपॉन जी, और इसको समीकरण नंबर 1 दे देना। फिर यहाँ पे तुम थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, 90 माइनस 40, ये लिखना 90 माइनस 40। 2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 80, ऐसा आ जाएगा। देखो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, जो दूसरी इक्वेशन, एक तो ये हो जाएगी जब तुम 40 यहाँ लिख दोगे तो ये 80 हो जाएगा, है ना। बाकी दूसरा आ जाएगा ये यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 80 बटे जी, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो फिर से हल करोगे तो आपका आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 80 बटे जी, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। दोनों को कंपेयर करोगे तो इसको R1 मान लेना, इसको R2 मान लेना, बाद में आप लिख देना R1 अपॉन R2, करके देख लीजिएगा आप, ठीक। अगला है क्रिकेट का कोई खिलाड़ी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी फेंक सकता है, R दिया है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को कितना ऊपर फेंक सकता है। भैया देखो अधिकतम, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये एक फार्मूला होता है, H मैक्सिमम अधिकतम ऊंचाई, R मैक्सिमम की हाफ होती है, तो यहाँ 100 दिया हुआ है, 2 भाग दे दो, आंसर 50 मीटर आ जाएगा, ये लो, ठीक। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से थीटा के कोण पर फेंके गए प्रक्षेपण, दैट्स वेरी इजी। इसमें तुम्हें 2 चीज़ें याद रखना पड़ेंगी। एक, सबसे पहले याद रखना कि अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये इक्वेशन नंबर 1। और अधिकतम परास, क्षैतिज परास का फार्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इनको आपस में भाग दे दो इक्वेशन नंबर 2 को, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका H अपॉन R साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये 2 है, और मैं
इस साइन 2 थीटा की वैल्यू भी लिख रहा हूँ। साइन 2 थीटा की वैल्यू है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये एक साइन से एक साइन कट जाएगा और ये 2 दूना 4 है, इसको आगे ले जाना। सॉरी, यहाँ पे ना इन्होंने छोटा एस दिया है तो आप यहाँ पर भी छोटा एस लिखना, ये मत लिखना, ठीक है। मैं इसको अभी आपके सामने कैंसिल करके बता रहा हूँ क्या करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप छोटा एच लिखना, छोटा एच लिखना आप, छोटा एच ऐसा। तो यहाँ पर भी आप छोटा एच लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आप 4h, ये 4 का उधर गुणा हो जाएगा बटे r इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। और यहाँ से थीटा जब निकालोगे तो टेन इनवर्स में चला जाएगा, टेन इनवर्स 4h अपान r, ये प्रूफ हो जाएगा। बहुत छोटा है, 5 नंबर में, ध्यान रखना। देखो, लेकिन मैं अभी आपको सिक्योर करने के लिए इस चैप्टर में 2 और कहूँगा। 2 क्वेश्चन आप इसमें एक और तैयार करेंगे। एक तो आप यहाँ तैयार करेंगे, यहाँ पर आप तैयार करेंगे कि सिद्ध कीजिएगा कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये 2 क्वेश्चन तैयार करना आप, तो आप इस चैप्टर में बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे। और एक और आपको यहाँ करना है, इन्होंने दिया नहीं है, एक और, वो सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, प्राप्त कीजिए। क्या प्राप्त करना है? वो ये r इज इक्वल टू रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कॉस थीटा, ये और करना है। बस ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में कर लेना तो आपका बहुत कुछ काम जो है वो बन जाएगा। अगले चैप्टर का आप जरूर इंतजार करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।